नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके लिए हमेशा कुछ नया लेकर आता है। जी हाँ, अगर हम खेतों की बात करें, हमारे किसानों की बात करें, अन्नदाता की बात करें, तो विश्वास से बीज बोते हैं, मेहनत और लगन से उसमें सिंचाई करते हैं, तब जाके उपजती है मेहनत और तब निकलता है उस मेहनत का परिणाम। लेकिन कभी कभी होता है कि मेहनत का परिणाम सार्थक नहीं निकलता है। और बात अगर की जाए दलहनी फसलों की, तो अगर वो थाली में पोषण देते हैं तो किसानों की आय और जीवन में भी पोषण देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये पोषण कम हो जाता है जब अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं या कीट, रोग या व्याधि उसमें आकर आक्रमण करते हैं और हम संभाल नहीं पाते हैं, तो सारी की सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, कृषि दर्शन कार्यक्रम समय समय पर आपको सामयिक जानकारी देता है कि किस तरह आप अपने खेतों की रक्षा करें, देखभाल करें। और इन सब के लिए हम जो हैं कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराएं। तो आज कृषि दर्शन के कार्यक्रम में बात करेंगे दलहनी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। तो भाई, अगर बात करनी है तो विशेषज्ञ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और विशेषज्ञ जब जो जानकारी देते हैं वो बहुत सार्थक होती है, विश्वसनीय होती है। और सार्थक विश्वसनीय जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की पोषण की बात करते हैं तो भाई दालों से बेहतर पोषण तो किसी में नहीं मिलता। जी मैडम। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा पोषण युक्त तो उपज पैदा करें। तो दलहनी फसलें बहुत ज़रूरी हैं, मसूर है, मटर है और मूंग है, इस तरह से सारी चीज़ें हमारी जो किसान भाई हैं वो लगाते हैं। अगर हम इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय कौन कौन सी फसलें हैं जो खेतों में लहरा रही हैं? इस समय मैडम मुख्य फसल है चना, मटर और मसूर। ये मुख्य फसल है जो अभी खेतों में लगी हुई है। और सरकार भी इस बात पे ध्यान दे रही है क्योंकि दलहनी फसल एक ऐसी है जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जी। दूसरी बात क्या है मैडम कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है और उस तरीके से हमको किसान भाई किस तरीके से खेती करें और वो उसकी जागरूकता करनी है। बिल्कुल, जागरूकता की अगर हम बात करें तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब जानकारी के लिए हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। बात अपने की कि अभी दलहनी फसलें लगी हुई हैं, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं तो आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, दलहनी फसलें जैसे एक इस समय सबसे मुख्य फसल है चना। जी मैडम। हाँ। चने में जो फसल है तो चने में इस समय हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि बहुत सारे रोग उसमें मैडम आ रहे हैं जो किसान भाइयों की उत्पादन को कम कर रहे हैं। और उसको ध्यान में रखने के लिए हमें समय समय पे किसान भाइयों को खेत में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस समय में कौन सी चीज़ें आती हैं। हम उसमें बात करें चने की मुख्य फसल में, उसका एक मुख्य रोग है उकठा, जिसमें क्या होता है हमारे किसान भाइयों को पता नहीं चलता है। तो उसमें उकठा क्या करता है कि उसमें पत्तियां अचानक मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं, फिर बाद में पौधे ही उसके सूख जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमको ऐसा करना चाहिए मैडम कि पहले से जो अभी बोने से पहले हमारे किसान भाइयों की 4-5 चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस है जी। उसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए जी। यांत्रिक क्रियाएं करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए, रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, फिर जैविक नियंत्रण करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, और लास्ट में रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहिए जो अपना अंतिम विकल्प हो। बिल्कुल, आपने अंतिम विकल्प की बात करी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रक्रियाएं करें ताकि रोग लगे ही ना। लेकिन अगर हम बात करें कि इस समय हमारी जो दलहनी फसलें हैं वो किस अवस्था में इस समय खेतों में हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग अवस्थाएं भी हैं। जी मैडम, अभी बहुत अच्छी अवस्था में खड़ी हुई हैं। वर्तमान में उसमें फलियां
लग रही हैं। अगर हम और चने अच्छी- की बात करें तो चना जी, किस अवस्था पे? चने में अभी मैडम फलियां लग रही हैं और फलियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अभी थोड़े से उसमें कीट का भी अटैक है, तो कीट उसमें जो फली छेदक कीट होता है जो जी। पहले पत्तियों को खाता है शुरुआत अवस्था में, जी। फिर धीरे धीरे जैसे फसल बढ़ने लगती है तो उसके फूलों और उसको वो धीरे धीरे खा के नुकसान करता है हमको। बिल्कुल। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, उनका एक लेवल होता है जिसको अपन ETL कहते हैं, उसको क्रॉस करने के पहले हमको जो दवाएं आती हैं जी उनका प्रयोग करना चाहिए। दवा प्रयोग करने से पहले हमको एक 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जी। जिसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो बड़े आसानी से अवेलेबल रहती है। एक फेरोमोन ट्रैप आता है मैडम, उसमें जी। ल्योर लगते हैं। जी उस फेरोमोन ट्रैप को हमको 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरा क्या है, एक लाइट ट्रैप आता है, जो लाइट ट्रैप 1 से 2 ट्रैप लाइट ट्रैप को हमको प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करना है, जिसमें 80 से 100 वाट का बल्ब होता है। तो उससे भी क्या कीट जो होते हैं उससे आकर्षित होते हैं और आके उसमें गिर जाते हैं, गिर के मर जाते हैं। ये तो चने के बारे में आपने बताया। मटर के बारे में अगर हम बात करें तो मटर अभी तो टूटने में भी आ गई है। हाँ। ऐसी अवस्था में क्या ध्यान रखें? हाँ, मटर भी अभी मैडम टूटने की अवस्था में है और अभी अच्छा चल रहा है, पिक पॉइंट चल रहा है उसका। जी। तो मटर में तो ज़्यादा यदि शुरुआत अवस्था में अपन किसी दवा का प्रयोग करें, उसके लिए जैविक दवाएं भी आती हैं, जैसे बेसिलस की आती है, उसका हम 2 ml उतना हानिकारक नहीं है। हम रासायनिक दवा के पहले इन दवाओं का प्रयोग करें मैडम। जी जी तो उसका हम यदि प्रयोग करते हैं तो उससे जो इल्लियाँ होती हैं उसका असर धीरे धीरे कम होता है। जी और बाद में यदि ज़्यादा अवस्था में है तो हमको यदि नुकसान पहुँचाती तो ही हम दवा का छिड़काव करें, रासायनिक दवाओं का, और नहीं तो हम वैसे भी मैनेज उसको कर सकते हैं मैडम। जी बिल्कुल। आप बात करी, हमने चने की बात कर ली, मटर की हमने बात कर ली कि इनको हमको अच्छे तरीके से रखना है और उनकी हमेशा ध्यान रखना है। रोग के बारे में भी आपने बता दिया। सही प्रबंधन दलहनी फसलों का किस तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं? मैडम, इसका सही प्रबंधन है कि हमको हमेशा मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग करनी है, जैसे इसमें कई हमने तो अभी केवल एक ही रोग की बात की, इसमें 2-3 रोग हैं और स्टेज पे आते हैं। तो हमको उसका भी ध्यान रखना है कि किस स्टेज में कौन सी बीमारी आती हैं। सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, जब हम बुवाई करें मैडम तो चने में 2-3 रोग प्रतिरोधी वैरायटी हैं जो आसानी से अवेलेबल होती है, जैसे JG 14 हो गई, JG 16 हो गई, RBG अभी नई रिलीज वैरायटी है 202 है, वो हर जगह अवेलेबल है मैडम। तो थोड़ा किसान भाइयों को संपर्क में रहना चाहिए कृषि विभाग से, या जहाँ भी बीज हमको उपलब्ध रहता है वहाँ से संपर्क करें और अच्छी प्रजातियों का चयन करें। तो ऑलरेडी रोग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधी जो वैरायटियाँ हैं उसमें रोग की समस्याएं बहुत कम, जैसे RBG 202 हमने देखी है कि उसमें अभी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में बहुत कम समस्या आ रही है। दूसरा उसमें एक एस्कोकाइटा ब्लाइट है। एस्कोकाइटा ब्लाइट लास्ट पकने की स्टेज में भी आता है, तो उसमें गोल गोल घेरे पहले पत्तियों पे बनाता है और बाद में फल पे भी बना लेता है, उसके जो दाने होते हैं पार्ट पे। तो उसके लिए यदि ये आता है, इस स्थिति में है, कटने के पहले यदि फसल पकने की अवस्था में है, पकने से थोड़ी सी पहले, तो हम उसमें 2-3 दवाएं हैं जिसका अपन प्रयोग कर सकते हैं मैडम। कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब मिक्स आता है, कार्बनडाजिम सिंगल आता है, तो कार्बनडाजिम सिंगल को 1 ग्राम मात्रा, और जो कम्बो में आते हैं, आजकल बहुत सारी दवाएं कम्बो आने लगी हैं, क्योंकि वो किसान की ये बातों को ध्यान में रखा जाता है कि हम मिश्रित दवाओं का प्रयोग करें तो उसका वो ज़्यादा असरदार होंगी कंपैरिजन टू सिंगल के उसमें। जी बिल्कुल। और इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि हमारे किसान भाई हमेशा डोज का ध्यान रखें कि जिसमें जितनी डोज की आवश्यकता होती है उससे कम या ज़्यादा ना डालें। बिल्कुल, यदि ऐसा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात किसान भाइयों, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्बो में भी दवाइयाँ आने लगी हैं। दवाई कंपनियां जो हैं वो अपने फायदे के लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ देंगी, लेकिन आपको संतुलित और अनुशंसित मात्रा में ही दवाइयों का उपयोग करना है। बिल्कुल। और तीसरा, हमारे किसान भाइयों को हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 500-600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब 1 एकड़ में 200 लीटर मैडम पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन रहता है कि पानी की मात्रा कभी कम ना डालें। बिल्कुल। और जो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता है वो संपर्क करें, कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें, कृषि विभाग से संपर्क करें और अपनी खेती को अच्छी तरीके से करें। बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीजों को हमेशा समन्वित प्रबंधन करें, ये नहीं कि केवल हमको दवा की ही मात्रा उसमें प्रयोग करना। समन्वित प्रबंधन से क्या मतलब है? समन्वित प्रबंधन का मतलब है कि जो हमने शुरू में बात करी, कल्चरल प्रैक्टिसेस को हमको अपनाना चाहिए मैडम, जिसमें कर्षण क्रियाएं, ये निराई गुड़ाई सब सम्मिलित है। दूसरे मैडम मैकेनिकल और फिजिकल, जिसमें अपन हाथ से कर सकते हैं, इवन यहाँ तक के कीड़े को भी निकाल सकते हैं, चुनके यदि दिखाई दे रहे हैं तो हाथ से। अच्छा। तीसरी चीजें इनमें हमको एक हम बात करना आपसे भूल गए, एक टी आकार की
3 से 5 फीट की खूंटी लगा देते हैं। तो उसमें जो पक्षी होते हैं तो उससे आकर्षित होते हैं, जब लगा देते हैं तो उसमें बैठते हैं। तो जो इल्लियां होती हैं तो यदि एक बार पक्षी उसमें आया तो बार बार उसमें आके उसको अपने आप प्रीडेटर के रूप में उसको खत्म करेंगे तो निदान समस्या। हाँ, एक तरीके बिल्कुल बिल्कुल जैविक प्रबंधन जो इतना अच्छा बताया है इन्होंने कि टी आकार की जो खूंटियां हैं अगर आप वो लगा देते हैं तो भी बिल्कुल जैविक प्रबंधन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो टी आकार की खूंटियों के माध्यम से भी आप कीट प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक जैविक प्रबंधन मैडम एक दवा है जिसको अपन उसमें प्रयोग कर सकते हैं, HANPB, बड़ी आसानी से 250 एलई हमारे किसान भाई प्रयोग करें। इसका क्या दुष्प्रभाव भी कम है, तो इसलिए हम हमेशा समन्वित प्रबंधन की बात करते हैं और यदि हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उससे लाभ होता है। बिल्कुल, अगर सही प्रबंधन करते हैं तो उससे लाभ होता है। तो चने के प्रमुख रोग क्या है और कीट प्रबंधन किस तरह किया जाए, इसका जवाब हम लेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद। अभी उपस्थित हुए अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में दलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में, और इस बारे में विशेषज्ञता के साथ हमें बता रहे हैं पूरी जानकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि दलहनी फसलों के प्रमुख कीट और रोग प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। चना हमारी मध्य प्रदेश के साथ साथ प्रमुख फसल भी है और अभी इस समय तो टूटन की अवस्था पे भी आ गई है। तो मुख्य रूप से इस समय कौन कौन से जो कीट और रोग हैं वो इसको आक्रमण कर रहे हैं, कैसे हमारे किसान भाई इससे प्रबंधन करें? जी धन्यवाद मैडम। अभी इसमें मैडम कटाई की अवस्था में भी इसमें इल्ली का अटैक रहता है जी, तो उसको थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा पूर्व में ही उसको देखभाल करें और यदि उसके पहले ही थोड़ा सा एक दवा का स्प्रे कर देते हैं तो उससे उसकी चने की फसल अच्छी हो जाती है मैडम। बिल्कुल। और हार्वेस्टिंग के समय की जब बात है तो हमें उसको अच्छे से ड्राई करके रखना चाहिए और जिसमें नमी कम से कम 12 से 14% के आसपास हो तो फिर कीड़ों का अटैक उसमें नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बात हो गई चने की। अगर हम मटर की बात करें तो? हाँ, मटर में मैडम, मटर में भी यही स्थिति है। मटर में भी ज़्यादा इल्ली का अटैक होता है। कभी कभार मैडम चूर्णी लासिता का प्रकोप होता है मटर में। तो मटर में चूर्णी लासिता के प्रकोप के लिए हम उसमें सल्फर फंजीसाइड जो होता है CWP जी, उसका प्रयोग अपन 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के उसको कर सकते हैं यदि उस अवस्था में। वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। सल्फर एक फफूंदनाशी है जो बहुत अच्छा है, उसका अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल। तो ये चने और मटर के बारे में बताती। मसूर भी तो एक बेहद महत्वपूर्ण फसल है। जी मैडम, मसूर भी एक महत्वपूर्ण फसल है। मसूर में भी लास्ट स्टेज में उसमें क्या रतुआ की समस्याएं आती हैं। रतुआ की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे किसान भाई को थोड़ी सी देखते रहना चाहिए और उसके निदान के लिए कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का एक मिक्सचर होता है, उसको 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के उसके जो मैच्योरिटी की स्टेज होती है उसके पहले एक स्प्रे कर देना चाहिए। ये बात आपने जो कही है हमें कि जो कीट होते हैं उनके लिए आपने जो दवाइयाँ बताई हैं, इन दवाओं का इस्तेमाल करते समय हमारे किसान भाई किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि दवा का सही असर फसल पे हो सके? बहुत अच्छा
सवाल किया मैडम आपने, जी इसको ध्यान रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जैसे दवा ले आए तो या हाथ में ग्लव्स पहन ले जी और उसके बाद उसमें जो पानी पहले मिक्स कर लें उसमें और फिर दवा को उसमें डालें और उसको मिक्स करें। जी लेकिन ये ध्यान में है कि हमेशा ग्लव्स पहनना चाहिए, मुंह में मास्क लगा दें या मास्क नहीं तो कोई कपड़ा लगा लेना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जी। जिससे सीधे उसके संपर्क में ना आए। और ये करते हुए हमारे किसान भाइयों को जब छिड़काव कर रहे हैं, खासकर छिड़काव का समय में हमेशा 4 बजे के बाद शाम का होना चाहिए या सुबह 8-9 बजे माने 10 बजे के पहले करना चाहिए। ये समय प्रबंधन क्यों? इस समय प्रबंधन इसलिए कि यदि धूप की ज़्यादा रहती है जिस समय पर, तो उस समय उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता। यदि शाम अच्छा। के समय करते हैं या सुबह के समय, खासकर शाम के समय, तो वो दवाएं ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। बिल्कुल, तो इस बात को नोट कर ले हमारे किसान भाई कि समय का प्रबंधन भी बेहद आवश्यक है कि अगर आप सुबह या फिर आप सांझ ढले आप दवाओं का प्रयोग करें तो तीखी जो सूरज की रोशनी है या धूप है या गर्मी है उसका प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा आपकी दवाओं को, और कीट पर अगर आपको सही ढंग से असर चाहिए है तो उसके लिए सुबह या शाम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। बात अगर हम करते हैं तो कीट कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं डॉक्टर साहब, रस चूसक भी होते हैं, तना भेदक भी होते हैं, तो इनका प्रबंधन किस तरह से हमारे किसान भाई करें? रस चूसक कीट होते हैं और वो भी नुकसान करते हैं। जैसे चने में भी रस चूसक तो कम लगते हैं, लेकिन मटर और इनमें रस चूसक भी कीट लगते हैं। रस चूसक कीट के लिए मैम हम क्या करना चाहिए, ज्यादातर कीट है जिसको मोलापन कहते हैं वो लगते हैं, तो वो उसके लिए हमें किसी सिस्टमिक फफूंदनाशी का कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। वो कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए 1 ml, जैसे प्रोफेनोफास 50 हो गया, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। मतलब 500 ml 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए हमको प्रयोग करना है। इसी तरीके से इमिडाक्लोपीड 17.8 SL आता है, उसको हम 150 ml 500 लीटर पानी में मिला के हमारे 1% चिपको का घोल उसमें मिक्स करना चाहिए और उसके बाद हमारे किसान भाइयों को उस पर छिड़काव करना चाहिए। और यदि उसका प्रकोप ज़्यादा है तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर फिर से उसको रिपीट करना चाहिए। इसके करने से पहले आजकल मैडम जैविक में भी बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे नीम ऑयल हो गई, तो हमारे किसान भाइयों को इसके पहले उसका जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल नीम ऑयल भी बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के मिलने लगे जिसका हम प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट ले आ सकते हैं। तो हमको इनसे पहले उसका प्रयोग करना चाहिए, नीम ऑयल का। यदि नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं तो हमारे मृदा का स्वास्थ्य, क्योंकि ये यदि हम जब छिड़काव करते हैं तो ये कहीं न कहीं तरीके से हमारे मृदा में भी जाता है और प्लांट में तो जा ही रहा है। तो हमको कैसे उसके प्रभाव से, कुप्रभाव से बचाया जा सके, इसका हमेशा हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल, आपने जैविक रसायन की बात करी है, तो जैविक रसायनों का प्रबंधन किस तरह हमारे किसान भाई करें? जैविक रसायनों का प्रबंधन हमारे किसान भाई करें कि जैसे जब बीज उपचार करें उसमें जैविक प्रबंधन में मैडम बहुत सारी आजकल दवाएं आ रही हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी आ रही है, ट्राइकोडर्मा हेरिजियानियम आ रहा है, बेसिलस सबटिलिस आ रहा है और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट है। इनकी ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित करें तो जो जड़ सड़न रोग है, जड़ विगलन रोग है या कोई भी है, तो ये इससे कर देने से तो उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि ये जो खासकर ज्यादातर बीमारियां हैं वो मृदा जनित या बीज जनित यही 2 होती हैं और जिसका निदान करना कठिन होता है। तो फिर हम इस यदि तरीका का प्रयोग करते हैं, रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग करते हैं या उसका उपचार करते हैं। यदि हमारे किसान भाइयों को जैविक में ये नहीं मिल रही है तो हमारे किसान भाई जो कार्बनडाजिम मैंकोजेब है उसकी भी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आसानी से, जो ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस सबटिलिस है या हर्जियानम है, ये आसानी से मैडम अवेलेबल है। तो वैसे करते भी हमारे किसान भाई, तो उनकी सही मात्रा में हमारे किसान भाइयों को हमेशा प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप सही प्रबंधन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, सार्थक, विस्तृत और सारगर्भित जानकारी ये मिली कि भाई बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, फसल का मुआयना करते रहें, निरीक्षण करते रहें और अपनी फसल का उत्पादन सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से भंडारण करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये रही हमारे साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि दलहनी फसलों में किस तरह से रोग एवं कीट प्रबंधन किया जाए। खबरी खेती का वक्त हो रहा है, आइए देखते हैं खबरी खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसानों के बैंक खातों में आएगी खास सब्सिडी, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में पकड़ी रफ्तार, किसानों को देना होगा 12% ब्याज, कृषि में बढ़ाएंगे शोध, मंडी निर्यात नीति लाएंगे,
कृषि विज्ञान मेलों का लाभ उठाए किसान। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के बैंक खातों में आएगी खास सब्सिडी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी अब सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करना शुरू करें। श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया है कि खाद सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ये राशि कंपनियों को जाती है, जिसे सीधे किसानों को वितरित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये संभव है और इसे किया जा सकता है। उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों को बताया कि फिलहाल यूरिया का बैग 266 रुपए में और डीएपी का बैग 1350 रुपए में मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक की भारी सब्सिडी इसलिए देती है ताकि किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिल सके। देश में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई जोर पकड़ने लगी है। सिंचाई और किसान कल्याण विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्रीष्मकालीन फसलों का रकबा अब तक बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछली समान अवधि के रकबा 21 लाख हेक्टेयर से अधिक है। धान का उत्पादन क्षेत्र तो 18 लाख हेक्टेयर के गत वर्ष के स्तर पर ही स्थिर है, लेकिन दलहन फसलों का रकबा बढ़कर 91,000 हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल इस समय तक 76,000 हेक्टेयर था। ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों का इस सीजन में औसत रकबा 23,40,000 हेक्टेयर होता है। दलहन फसलों में मूंग का रकबा पिछले साल के 56,000 से बढ़कर 59,000 हेक्टेयर और उड़द का 19,000 से बढ़कर 25,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। तिलहनों का रकबा 77,000 से उछलकर 1.24 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। मूंगफली का रकबा पिछले साल के 60,000 से बढ़कर 1.04 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि तिल का रकबा 12,000 हेक्टेयर के स्तर पर ही स्थिर रहा। सूरजमुखी के रकबे में भी थोड़ा सुधार हुआ है। मोटे अनाजों का क्षेत्रफल 1.08 लाख से बढ़कर 1.38 लाख हेक्टेयर हो गया है। एमएसपी खरीद के बाद किसानों के भुगतान में देरी होने पर संबंधित एजेंसियों या राज्य सरकारों को 12% की दर से ब्याज चुकाना होगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन के दौरान की। श्री चौहान ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसान का पैसा रोक कर रखने की पुरानी व्यवस्था अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का पैसा रोकेगी, उसे उस राशि पर ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी खातों में किसानों का पैसा रोककर उस पर लाभ कमाने की प्रवृत्ति को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब एमएसपी खरीदी से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, पेस्टिसाइड लाइसेंस और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका तक हर स्तर पर पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की देरी होने पर व्यापक दंड का प्रावधान होगा। कृषि मंत्रालय की नीतियों के केंद्र में किसानों को रखते हुए श्री चौहान ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव का संकेत भी दिया। कृषि में बढ़ाएंगे शोध, मंडी निर्यात नीति लाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है। इनके अथक परिश्रम से ही हमारे बाजार गुलजार है। हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ये वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये वर्ष खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सत्र में जोड़ेगा। इस वर्ष हम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इसमें वैल्यू एडिशनल के लिए आधिकारिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास, उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सहित हर वो कदम उठाएंगे जिनसे खेती और अन्नदाताओं का विकास हो। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में तेजी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औषधि और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। हम कृषि में शोध कार्य भी बढ़ाएंगे।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 में कृषि नवाचार और उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि उद्यानिकी तकनीक विस्तारण और तिलहन मिशन में जिला स्तर पर विज्ञान मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों का लाभ उठाकर किसान निरंतर उन्नत खेती करें और प्रदेश में समृद्धि में अपना योगदान दे। श्री कंसाना ने कहा कि मेलों का उद्देश्य कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक और जैविक खेती, मूल्य संवर्धन, विपणन और सूक्ष्म सिंचाई, नरवाई प्रबंधन, तिलहनी दलहनी फसलों के विस्तार तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी प्रदान करना है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन के बारे में बेहद सार्थक जानकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी ने दी और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे जो किसान भाई दलहनी फसल जिनके पास है, जिनके खेतों में लहलहा रही है, उत्पादन हो चुका है और बस अब तो भंडारण और तुड़ाई की बारी है। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, फसल का मुआयना करते रहें। अगर किसी रोग, कीट, व्याधि का आपको असर दिखाई देता है तो तुरंत आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए और सही जानकारी, सही मात्रा में दवाओं का उपयोग करके आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आप अपनी दलहनी फसलों को बहुत अच्छे से उपजाइए, चाहे वो चना हो, मटर हो या हो फिर मसूर। बिल्कुल उसकी सही तरीके से सुरक्षित आप अगर देखभाल करेंगे, भंडारण करेंगे, संरक्षित करेंगे तो इससे आपकी फसल अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, आय बढ़ेगी और हमारा किसान जो है वो सफल और समृद्ध बनेगा। इस सभी सार्थक जानकारियों के लिए आज हमने बात की दलहनी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।